हाय एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा सेशन शाम को 6 बजे था, बट पावर कट की वजह से मैं सेशन नहीं ले पाया और अभी बज रहे हैं रात के 11:35। और 11:35 पर हम ये सेशन शुरू कर रहे हैं विच इज AS20 अर्निंग्स पर शेयर का रैपिड रिवीजन। ठीक है, चलो शुरू करते हैं सेशन। जैसा मैंने आपको कहा था कि शाम का सेशन हो नहीं पाया, इसीलिए अपन अभी इतनी रात में सेशन रख रहे हैं। बच्चों, मुद्दे पे आते हैं। मैं ज्यादा अभी आपसे बाकी और डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा। मैं सीधा पॉइंट पे आता हूं। रैपिड रिवीजन के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं AS20। कहां से करने वाले हैं? समरी नोट्स। समरी नोट्स फ्री रिसोर्स फोल्डर के अंदर मिलेंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इसके अलावा मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा क्वेश्चन बैंक से, अपनी क्वेश्चन बैंक से। क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन बैंक कोई भी होगी, वो क्वेश्चन मैच कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अदर देन दैट, दैट्स इट। और कुछ रिक्वायरमेंट लगी तो मैं बीच में आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। एक बच्चा बोल रहा है कोई पावर कट नहीं था, विनोद सर की पार्टी थी। अबे नालायक, 6 बजे की क्लास थी, 6 बजे पावर कट हुआ था। विनोद सर की वैसे भी जो पार्टी थी वो 8 बजे थी। अभी मैं पार्टी से ही वापस आ रहा हूं। अब एक गधेड़े, जब चीजें ज्यादा ज्यादा पता ना हो तो ज्यादा हीरोगिरी नहीं दिखाने होती है। ठीक है, कोई पार्टी नहीं थी, ये नहीं थी। हाँ, अभी जो है ना बच्चों, मैं आपको खुद ही बता देता हूं, मैं अभी विनोद सर की, प्रशांत सर की पार्टी से वापस आ रहा हूं और डायरेक्ट वापस आ रहा हूं। ठीक है, तो 6 बजे से लेकर मुझे 8 बजे तक आपको पढ़ाना था, पर किसी वजह से पावर कट हो गया। उसके बाद पार्टी में तो मुझे वैसे भी जाना था, जो मैं वैसे भी चला गया। और 11:30 बजे मैंने आपको वादा किया था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं 11:30 तक घर पे आ जाऊंगा। ठीक है, नालायक बच्चे हैं, एक नंबर के साले, पढ़ते भी मुझसे हैं। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं नालायक लोग, एक नंबर के नालायक। चलो शुरू करते हैं। AS20 अर्निंग्स पर शेयर। AS20 अर्निंग्स पर शेयर, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अर्निंग्स पर शेयर को आप EPS बोलते हो। एक इंस्ट्रक्शन जो हर बच्चे के लिए रहेंगे, एक इंस्ट्रक्शन जो हर बच्चे के लिए रहेंगे। अभी मैं आपकी चैट नहीं देखूंगा। सेशन के एंड में मैं आपसे डाउट पूछूंगा। लास्ट के 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, जितना भी आपके डाउट चले उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट के 5 to 10 मिनट्स आपका डाउट सेशन रहेगा। बट अभी मैं आपकी चैट नहीं पढ़ूंगा, बिकॉज मुझे पूरा कॉन्सेंट्रेशन करना है आपको पढ़ाने में। ठीक है, चलो। ईपीएस बेटा किसके लिए निकलता है बच्चों? ईपीएस हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए निकाला जाता है। ठीक है, ईपीएस हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए निकाला जाता है। ठीक है सर, अभी क्या होता है, शेड्यूल 3 ये कहता है कि ईपीएस आप पीएनडल के फेस पे दिखाते हो। अगर आपको याद हो, जो आप पीएनडल का स्टेटमेंट बनाते हो उसमें सबसे नीचे बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस दिखता है। ठीक है ना, दिखाऊं मैं आपको? ये देखो कैसे दिखता है, ये देखो जी। हाँ, ये देखो, दिस इज योर पीएनडल। उसका ये पूरा फेस चल रहा है और नीचे अर्निंग पर इक्विटी शेयर, बेसिक और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर दिखता है। ठीक है, तो ईपीएस जो होता है वो किस पे दिखता है बेटा? फेस ऑफ पीएनडल पे दिखता है। ठीक है सर, हाउ टू कैलकुलेट ईपीएस? कैलकुलेट कैसे होगा उसके लिए AS20 हमें गाइड करता है। ठीक है, कितने टाइप का ईपीएस होता है बच्चों? दो टाइप का, एक होता है बेसिक, एक होता है डाइल्यूटेड। दो टाइप का ईपीएस होता है, बेसिक और डाइल्यूटेड। ठीक है, बेसिक अर्निंग पर शेयर पहले पढ़ेंगे। ऑब्वियसली पहले आप डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर पढ़ ही नहीं सकते हो, आपको समझ ही नहीं आएगा। पहले बेसिक अर्निंग पर शेयर। तो मैंने आपको क्या बोला था, अर्निंग पर शेयर किसके लिए निकलता है? इक्विटी वालों के लिए। अब मुझे बताओ बेटा, इक्विटी कौन होते हैं? इक्विटी होल्डर्स मतलब अल्टीमेट शेयर होल्डर्स। तो इन लोगों की मुझे अर्निंग चाहिए। तो इन लोगों की अर्निंग कब निकलेगी?
जब आप सबको पैसा दे दोगे, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट दे दोगे, गवर्नमेंट को टैक्स दे दोगे, प्रेफरेंशियल होल्डर्स को डिविडेंड दे दोगे, और जो भी एंड में बचेगा वो किसका? इक्विटी होल्डर्स का। तो अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो गया? अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब कितनी अर्निंग इक्विटी होल्डर्स के लिए बची हुई है, जिसको आप नेट प्रॉफिट लॉस एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर भी कह सकते हो। अब आप अर्निंग बोलो या नेट प्रॉफिट बोलो, पर आपको आगे बोलना है एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी, मतलब अवेलेबल, उनके लिए कितनी अवेलेबल बची इक्विटी वालों के लिए, डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर्स। बस यहां फर्क यह है कि जब आप डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर्स करते हो तो आपको उसका वेटेड एवरेज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? आपको उसका वेटेड एवरेज करना पड़ता है। वेटेड एवरेज अभी हम सीखेंगे, ठीक है। तो एक हो गया न्यूमरेटर, एक हो गया डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर EAESH, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स या प्रॉफिट एंड लॉस एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, कैसे निकलेगा? सबसे पहले मान लो आपके पास EBIT है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से आप क्या माइनस करोगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माइनस करोगे, जो भी आपको एक्चुअल रेट इंटरेस्ट का क्वेश्चन में दिया होगा डिबेंचर के ऊपर, लोन्स के ऊपर। फिर आपको मिलेगी अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है। अर्निंग बिफोर टैक्स में से आपका टैक्स एक्सपेंस माइनस हो जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स में से टैक्स एक्सपेंस माइनस हो जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स में से टैक्स एक्सपेंस माइनस हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं? सर टैक्स माइनस हो जाएगा। टैक्स में दो चीजें आती है, एक होता है करंट टैक्स, एक होता है डिफर्ड टैक्स। आमतौर पर तुम्हें इंस्टीट्यूट परेशान नहीं करेगा, पर अगर तुम्हारी किस्मत झंडू हुई तो क्वेश्चन में करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स दोनों देगा, तो तुम्हें दोनों के दोनों को इफेक्ट लेके तुम्हें टैक्स एक्सपेंस माइनस करना है, ठीक है। अब टैक्स एक्सपेंस क्या होता है उसके लिए तुम AS22 जब रिवाइज करोगे तुम्हें पता चल जाएगा, अभी ज्यादा लोड मत लो उस पर, ठीक है। तो मिलेगा तुम्हें अर्निंग आफ्टर टैक्स, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और उसमें से तुम प्रेफरेंस डिविडेंड करंट ईयर का माइनस करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस डिविडेंड करंट ईयर का माइनस करना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, हम प्रेफरेंस डिविडेंड पर बात कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव नेचर के, नॉन क्यूमुलेटिव नेचर के हो सकते हैं, क्यूमुलेटिव नेचर के, नॉन क्यूमुलेटिव नेचर के हो सकते हैं। अगर प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव नेचर के हुए, अगर प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव नेचर के हुए तो आपको बेटा डिविडेंड हमेशा माइनस करना है, हमेशा, सोचना ही मत, हमेशा माइनस करना है। और अगर प्रेफरेंस शेयर्स नॉन क्यूमुलेटिव के हुए, अगर प्रेफरेंस शेयर्स नॉन क्यूमुलेटिव हुए तो आप डिविडेंड तभी माइनस करोगे अगर वो डिक्लेयर हुआ है। अगर वो डिक्लेयर नहीं हुआ है तो आप इग्नोर कर दोगे, ठीक है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में क्यूमुलेटिव है कि नॉन क्यूमुलेटिव? सर मान लो कुछ नहीं लिखा, अज्यूम क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, ऊपर मैंने लिख के रखा है, ठीक है। सर क्वेश्चन में ये तो दिया है कि नॉन क्यूमुलेटिव है, पर ये नहीं बताया कि डिक्लेयर हुआ है कि नहीं डिक्लेयर हुआ है। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड अबाउट डिक्लेरेशन वी शैल ऑलवेज अज्यूम दैट डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज डिक्लेयर्ड। तो इन दोनों के बारे में नहीं पता, मान लेना क्यूमुलेटिव है। अगर क्वेश्चन में नॉन क्यूमुलेटिव बताया गया पर बताया नहीं गया कि डिक्लेयर है कि नॉन डिक्लेयर है, तो मान लेना डिक्लेयर है, मतलब डिडक्ट करना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस शेयर्स इस तरीके से माइनस होगा। आपके पास एंड में जो बचेगा वो हो जाएगा इक्विटी, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। आई बात समझ में? यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सबको क्लियर हो गया, ठीक है। ठीक है, तो सर हमें क्या मिल गया? अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब अपन डिनोमिनेटर में देखते हैं वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, सिर्फ नंबर नहीं, वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज कैसे करते हैं? आइए, क्वेश्चन में आपको ओपनिंग शेयर्स दिए होंगे, ओपनिंग मतलब ईयर के बिगिनिंग में। अब ईयर का बिगिनिंग 1 जनवरी भी हो सकता है, 1 अप्रैल हो सकता है, बस थोड़ा सा ध्यान से डेट देख लेना।
जो भी आपको ओपनिंग शेयर्स दिए उनके ऊपर आप पूरे 12 मंथ्स का टाइम वेट ले लेना, 12/12। अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि अप्रैल से 31 मार्च है। फिर मान लो पब्लिक इशू हुआ, पब्लिक इशू मतलब शेयर्स इशूड अगेंस्ट कैश। तो जो पब्लिक इशू हुआ, ठीक है, अगर मान लो पब्लिक इशू हुआ तो कब हुआ, 1 जून। तो जून से लेकर 31 मार्च तक, मतलब 10 मंथ्स। अब ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर है। तो पब्लिक शेयर्स, पब्लिक इशू से क्या हुआ, पब्लिक इशू से नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, ठीक है। फिर क्या हुआ, बोनस इशू। बच्चों बोनस इशू का याद रखना, बोनस इशू में आप ये वाली डेट, इशू डेट मैटर नहीं करती। बोनस इशू में इशू डेट मैटर नहीं करती। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि मान लो ओपनिंग शेयर्स हैं 10,000, आपने 12/12 किया। पब्लिक इशू है मान लो 6,000, आपने 10/12 किया। ये 12/12, ये 10/12। अब मान लो बोनस इशू मिल रहा है सपोज 1:2। इसका मतलब क्या हुआ, 2 के बदले 1, 2 के बदले 1। तो 2 मतलब टोटल शेयर्स कितने, 16। तो 16 के बदले 8। उसमें भी आप अलग अलग निकालो, इसके ऊपर बोनस, इसके ऊपर बोनस। मैं गारंटी बोल रहा हूं आपको, ये किसी ने नहीं बताया होगा। अगर आप मुझसे नहीं पढ़े हो, कहीं और से पढ़े हो, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको ये पॉइंट नहीं बताया गया होगा। इतना सबको पता होगा कि बोनस में क्या होता है, पर मैं जो अभी आपसे बात कर रहा हूं वो ध्यान से सुनना। बोनस में सब रटते हैं कि बेटा बोनस होना तो स्टार्टिंग से टाइम वेट दे देना। हां वो तो सही है, पर अब समझो कि बोनस मिल किस पे रहा है, सिर्फ ओपनिंग पे नहीं मिल रहा है, पब्लिक इशू के साथ में मिल रहा है। तो दोनों को मिलाकर बोनस मिल रहा है। तो ओपनिंग पर बोनस कितना मिल रहा है, 5,000, और पब्लिक इशू पे कितना बोनस मिल रहा है, 3,000। तो अब जो ओपनिंग पे बोनस मिल रहा है उसमें ओपनिंग की डेट 1/4 थी, तो इस बोनस के ऊपर भी पूरे 12/12 का वेट होगा। मतलब ओपनिंग पे जो आपने वेट दिया वही आप ओपनिंग के बोनस पर वेट दोगे। और पब्लिक इशू के ऊपर जो बोनस मिला, तो जो पब्लिक इशू में आपने टाइम वेट दिया वही टाइम वेट आप पब्लिक इशू के जो बोनस पे, पब्लिक इशू के ऊपर जो बोनस मिला है उसके ऊपर भी आप टाइम वेट वही का वही दोगे। बच्चा रटता क्या है कि सर बोनस है, बोनस तो हमेशा 12/12, तो मैं पूरे के पूरे 8,000 को 12/12 कर दूं? नहीं, इसमें से पब्लिक इशू के ऊपर भी बोनस मिला है। जब ओरिजिनल पब्लिक इशू का टाइम वेट 10/12 है तो उसके ऊपर के बोनस के ऊपर भी टाइम 10/12 होगा। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। फिर बायबैक, कंपनी शेयर्स मार्केट से वापस ले रही है, बायबैक ले रही है। फॉर एग्जांपल 2,500 शेयर्स बायबैक ले रही है, तो ये माइनस करना पड़ेगा। तो जब भी 19 सितंबर, सितंबर के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ्स, तो 7 मंथ्स का टाइम वेट लेस कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इसमें सारे केसेस लिख दिए हैं लगभग, कि भाई ओपनिंग आ गया, पब्लिक आ गया, बोनस आ गया, बायबैक आ गया। और मान लो ड्यूरिंग द ईयर कोई डिबेंचर कन्वर्ट हो गया इक्विटी में, कोई प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट हो गया इक्विटी में, ड्यूरिंग द ईयर कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट हो गया। सच्ची मुच्ची एक्चुअल कन्वर्जन देखना है, ये नहीं कन्वर्टेबल डिबेंचर विल बी कन्वर्टेड आफ्टर 2 इयर्स। अरे आफ्टर 2 इयर्स के बाद कन्वर्ट होगा तो तू अभी मत ले। करंट ईयर में अगर कन्वर्ट हुआ है तो कब हुआ, नवंबर में, तो वो शेयर कब बना, नवंबर में, तो वहां से लेकर तू टाइम वेट ऐड कर दे, ठीक है। तो इस तरीके से तू टाइम वेट लेता है। मुझे बता बेटा, तेरे को क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? ठीक है, आई मेरी बात समझ में? तो आई होप आपको ये वेटेड एवरेज क्लियर हो गया होगा। आपका EASH आ गया, आपका वेटेड एवरेज आ गया। आप क्या निकालोगे, अर्निंग पर शेयर। जो अर्निंग पर शेयर आएगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा बेसिक अर्निंग पर शेयर, ठीक है। चलो अब थोड़ी सी डेप्थ में बात करते हैं। डेप्थ में बात करते हैं मतलब कुछ ऐसे केसेस जो कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो अब कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस की बात करते हैं। अरे अभी विनोद सर की पार्टी थी, मैं इतना नाच के आया हूं, बच्चों ने इतना नचाया कि एक पॉइंट पे तो लगा कि मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। फिर लगा नहीं, दिवाली आ रही है, दिवाली में छुट्टियां हो जाएंगी, तो अभी अपने को कोई भी चीज मिस नहीं करनी है। चलो
अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट। सर अगर शेयर्स पार्टली पेड हुए तो क्या होगा? पार्टली पेड हुए तो क्या होगा? इसमें सबसे पहले ये बोला गया है, आपको ये पता होना चाहिए कि बेटा हर टाइप के पार्टली पेड शेयर के ऊपर डिविडेंड नहीं मिलता। ये कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए कि पार्टली पेड शेयर्स पर डिविडेंड देंगे कि नहीं। अगर पार्टली पेड शेयर्स के ऊपर डिविडेंड नहीं मिलेगा तब तक, जब तक वो फुल्ली पेड ना हो जाए, जब तक वो फुल्ली पेड ना हो जाए तब तक आप उसको शेयर मानोगे ही नहीं, आप उसको बेसिक अर्निंग पर शेयर की वर्किंग में लोगे ही नहीं। बेस्ट नॉट एलिजिबल फॉर डिविडेंड अंटिल दे बिकम फुल्ली पेड। डू नॉट कंसीडर दीज शेयर्स इन द बेसिक अर्निंग पर शेयर वर्किंग टिल दे बिकम फुल्ली पेड। आप उसको बेसिक अर्निंग पर शेयर में लोगे ही नहीं, छोड़ दो, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर की वर्किंग में लेते रहेंगे बाद में। अब अगर पार्टली पेड शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलेगा, पार्टली पेड होके भी वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल है, जितना भी पेड अप वैल्यू है उसके ऊपर डिविडेंड एलिजिबल है, तो हम उसको बेसिक अर्निंग पर शेयर की वर्किंग में लेंगे। कैसे लेंगे? कैसे लेंगे ध्यान से सुनना। कैलकुलेट वेटेड एवरेज इक्विटी शेयर कैपिटल है। वेटेड एवरेज इक्विटी शेयर कैपिटल बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। मान लो शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपीज। अच्छा बच्चों लाइक करना लेक्चर को प्लीज, लेक्चर को प्लीज लाइक करिएगा। मान लो शेयर की वैल्यू है 10,000, मान लो शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज और ओपनिंग शेयर से आपके पास 10,000, जिसका पेड अप वैल्यू 8 है, पेड अप वैल्यू 8 है। तो ध्यान से सुनिएगा, आप क्या करोगे, आप 10,000 डायरेक्टली 12/12 मत करो, क्योंकि ये 10,000 फुली पेड नहीं है। तो जब भी शेयर्स पार्टली पेड होंगे और वो एलिजिबल फॉर डिविडेंड होंगे तो वेटेड एवरेज निकालने के लिए हमें थोड़ा सा वर्किंग चेंज करना पड़ेगा। हम नंबर ऑफ शेयर्स के मल्टीप्लाई में पेड अप वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 10,000 शेयर से 8 रुपीज पेड अप है, तो 8 रुपीज मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी 12/12 क्योंकि ओपनिंग है। तो ये 80,000 क्या आ गया? 80,000 आ गया वेटेड एवरेज शेयर कैपिटल। वेटेड एवरेज शेयर कैपिटल, शेयर नहीं, ऊपर सिखाया था 10,000 को मल्टीप्लाई किया 12/12 से, तो ये आ गया वेटेड एवरेज शेयर्स। यहां हमने मल्टीप्लाई एक और पेड अप वैल्यू से कर दिया, तो वेटेड एवरेज शेयर कैपिटल रुपीस में आ गया। मान लो आपने 1 जून में पब्लिक इशू किया 7,000 शेयर्स का, वो भी पार्टली पेड किया 6 रुपीज के हिसाब से। ओ माय गॉड, वो भी पार्टली पेड अप किया 6 रुपीज के हिसाब से। तो 7,000 6 रुपीज आपने पार्टली पेड किया है और 1/6 है, मतलब 10/12। तो ये आ गया वेटेड एवरेज शेयर कैपिटल। ठीक है, अब ओपनिंग शेयर 8 रुपीज पेड अप है, 2 रुपए बुलवाना बाकी है, 6 रुपीज पेड अप है, 4 रुपए बुलवाना बाकी है। ठीक है, कॉल मनी पर शेयर, कॉल मनी पर शेयर, मान लो इस वाले शेयर पर आपने 2 रुपए कॉल करवाए, इस शेयर पर आपने 2 रुपए कॉल करवाए, वो भी कब? अक्टूबर में। तो इन्हीं 10,000 शेयर्स पर आपको 2 रुपए मिल गए। कब मिले? अक्टूबर। तो इसका टाइम वेट 6 महीने से आएगा, 6/12। ये आ गया वेटेड एवरेज शेयर कैपिटल। और जो इनका 6 रुपीज था इन शेयर्स पर, इनके ऊपर आपने कॉल करवाया 1/11 पे। जब आपने इनका कॉल करवाया, ध्यान से देखियो भाइयों बहनों, ध्यान से देखो, और मैं आपको बता दूं, मैं अभी ये लाइव सेशन रात में ले रहा हूं, मन नहीं कर रहा है बिल्कुल फोमो में नहीं आने का, बाद में लेक्चर देखने का। जिस टाइम पे बिल्कुल एनर्जी हो उस टाइम पे लेक्चर देखने का। कितने बच्चों को एनर्जी है जल्दी लाइव चैट पे मुझे बताओ, क्योंकि आधी नींद में देखोगे हालत खराब हो जाएगी, AS20 ऊपर से निकलेगा। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पब्लिक इशू आपने कितने नंबर ऑफ शेयर का किया था? 7,000। पर जब आप कॉल करने गए बाकी के 4 रुपए, तो आपको सिर्फ 6,500 शेयर्स पे ही 4 रुपए कॉल रिसीव हो पाया। तो 6,500 पे हो पाया, तो 4 रुपए हो पाया। और कब हो पाया? 1 नवंबर को, तो 5/12। ठीक है, इस तरीके से आपका ये वेटेड एवरेज आपने टोटल किया, तो ये आ गया वेटेड एवरेज शेयर कैपिटल। अब इसको 10 रुपए से डिवाइड कर दो, क्योंकि 10 सभी को 10 रुपीज के बेस पे लाना है, तो डिवाइडेड बाय 10 रुपीज, 10 रुपीज से डिवाइड कर दिया, ये आ गया वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। So this is the way to calculate weighted average. This is the way to calculate weighted average. मुझे बताओ, आया आपको समझ में weighted average शेयर कैपिटल कैसे निकालते?
मैं आपको जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको तरीका क्वेश्चन में इसको सॉल्व करके बताऊंगा अभी लेक्चर के अंदर, ठीक है। चलो चलो जी, नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़े आगे। सर यहां तक आई होप कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर मैं क्वेश्चन उठाऊं, अगर मैं क्वेश्चन उठाऊं तो क्वेश्चन 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 मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। आइए ये क्वेश्चन उठाते हैं अपन। ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये मैंने क्यूआर भी दे रखा है, ठीक है। 1 अप्रैल को कंपनी के पास 6 लाख शेयर्स थे, 10 रुपीज ईच, बट 5 रुपीज पेड अप थे बेटा। तो मैं क्या करूंगा, 6 लाख इंटू 5 रुपीज पेड अप थे इंटू 12/12, ठीक है। 1 सितंबर को रिमेनिंग 5 रुपीज मैंने कॉल करवाए एंड पेड बाय ऑल शेयर होल्डर्स एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर हैविंग 60,000। तो सारे शेयर्स कितने, 6 लाख, जिस पर मैंने 5 रुपए और कॉल करवाए। ये तो 1 अप्रैल, फिर 1 सितंबर। तो मुझे पूरे 6 लाख पर 5 रुपीज नहीं मिल पाए। 6 लाख में से 60,000 पर मुझे 5 रुपीज नहीं मिल पाए, मतलब मुझे 540 के ऊपर 5 रुपीज मिल पाए। वो कब मिले, 1 सितंबर को। तो कितना हुआ, 7/12। अब आप इन दोनों का करिए। ये आया, दोनों का टोटल कितना हुआ, 4575 डिवाइडेड बाय क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि 10 रुपीज का शेयर है। तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कितना आ गया, वेटेड एवरेज कितना आ गया, 457,500, ठीक है। आगे क्या लिखा है, द नेट प्रॉफिट कितना, 2196 आफ्टर कंसिडरिंग डिविडेंड। डिविडेंड माइनस करने के बाद 340 का डिविडेंड, गलती से माइनस मत कर लेना, ध्यान से पढ़ो। आफ्टर कंसिडरिंग डिविडेंड, तो बस आपको क्या करना है, आपको निकालना है। मैं कहाँ लिखूं, मेरे पास जगह नहीं है। तो यस 2196 डिवाइडेड बाय 457,500, ये आ जाएगा 4.8। 4.8 आपका ईपीएस आ जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। इस तरीके से और कौन सा क्वेश्चन करवाऊं आपको, आ जाओ। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 203। नोट्स के अंदर मैंने इसको सॉल्व करके रखा होगा। क्वेश्चन नंबर 203 नोट्स के अंदर सॉल्व करके रखा होगा, ध्यान से देखो। A listed company 1 April 21 following capital structure 10 lakh equity shares 1 rupee face value। तो 10 लाख रुपीस पर 10 लाख नंबर, 10 लाख 8% प्रेफरेंस शेयर्स हैविंग फेस वैल्यू 10, तो 1 करोड़ रुपीस का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये कब की बात है, 1 अप्रैल 21। तो 21-22 में क्या हुआ, कंपनी का आफ्टर टैक्स प्रॉफिट 90 लाख। बेटा ये आफ्टर टैक्स है, मतलब इसमें से डिविडेंड माइनस होगा। बेटा प्रेफरेंस शेयर के बारे में अगर नहीं बताया तो क्या मानेंगे, क्यूमुलेटिव, और क्यूमुलेटिव का डिविडेंड हमेशा माइनस करते हैं। 1 जनवरी 22 नेट मेड अ बोनस इशू ऑफ 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड। 1 जनवरी नेट इशू 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 1 ईच एट फुल मार्केट प्राइस। बेटा फुल मार्केट प्राइस बोला है मतलब पब्लिक इशू, पब्लिक इशू। तो अब ओवरऑल कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले न्यूमरेटर 90 लाख है, 90 लाख में से डिविडेंड माइनस करो। डिविडेंड कितना, 1 करोड़ का 8%। तो देखो 90 लाख में से 1 करोड़ का 8%, 8 लाख गया, तो आपका EAESH कितना आया, 82 लाख। चलो बेस्ट, 82 लाख। हमने क्या अज्यूम किया, प्रेफरेंस शेयर्स होंगे वो क्यूमुलेटिव होंगे, डिविडेंड मैंडेटरी है माइनस करना, ये आपको EAESH मिल गया। अब आपका वेटेड एवरेज करते हैं, तो वेटेड एवरेज में आपका ओपनिंग कितना है, 10 लाख शेयर्स 12/12। फिर आपने क्या किया, फिर आपने 1 जनवरी को बोनस इशू किया,
बोनस इशू 2 शेयर्स फॉर एवरी 2 शेयर्स, 1 फॉर एवरी, तो आपकी आउटस्टैंडिंग सिर्फ ओपनिंग ही है, तो 10 लाख पे 5 लाख, तो 5 लाख का बोनस। ऑब्वियसली ये ओपनिंग पर है, तो ओपनिंग पे आपने 12/12 लिया, तो इसके ऊपर भी आप 12/12 लोगे, ठीक है। सेम डे पे आपने पब्लिक इशू किया, बेटा पब्लिक इशू और बोनस इशू सेम डे पे हुआ है, इसीलिए बोनस पब्लिक के ऊपर नहीं आएगा। अगर पब्लिक इशू 31 दिसंबर पे हो जाता, आपको समझ में आ रही है, अगर पब्लिक इशू पहले हो जाता बोनस से पहले, तो बोनस फिर पब्लिक के ऊपर भी मिलता और टाइम वेट का फर्क आता। चलो, तो यहां पर पब्लिक इशू कितना, 2 लाख, फुल मार्केट वैल्यू 1 जनवरी, 3 मंथ्स बेटा, तो 2 लाख 3 मंथ्स। इस तरीके से तुम्हारा वेटेड एवरेज आ गया। अब तुम्हें वेटेड एवरेज मिल गया, तुम्हें ईएएसएच मिल गया, तो तुम्हारा बेसिक अर्निंग पर शेयर आ गया 5.29। दैट्स इट। अब एक और बात, जब भी क्वेश्चन में बोनस होता है, उसकी वजह से आपको प्रीवियस ईयर का भी ईपीएस फिर से निकालना पड़ता है, रिवाइज्ड निकालना पड़ता है, जिसको आप बोलते हो रीस्टेटेड ईपीएस। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट आपको दिया होगा। फर्दर इट हैज बीन प्रोवाइडेड दैट बेसिक अर्निंग पर शेयर फॉर द प्रीवियस ईयर, मतलब 31 मार्च 21 वाज 62.3। पिछले साल का बेसिक अर्निंग पर शेयर 62.3 है। तो मुझे बताओ, अगर बेसिक अर्निंग पर शेयर 62.3 पर शेयर है, ये बेटा पर शेयर है, और नंबर ऑफ शेयर पिछले साल कितने होंगे, ऑफ कोर्स ओपनिंग वाले 10 लाख, ओपनिंग वाले ही होंगे। तो अगर तुम पर शेयर को 10 लाख से मल्टीप्लाई करो तो प्रॉफिट आ जाएगा प्रीवियस ईयर का। तो ये देखो, तुमने मल्टीप्लाई किया तो प्रीवियस ईयर की अर्निंग आ गई। अब हमें निकालना है रीस्टेटेड ईपीएस, ये मानते हुए कि यही बोनस अगर लास्ट ईयर में भी होता तो आपका ईपीएस कितना आता। तो ये वाला अर्निंग डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर नंबर ऑफ शेयर्स थे 10 लाख, प्लस लास्ट ईयर में अगर बोनस होता 5 लाख, मतलब 15 लाख। लास्ट ईयर अगर बोनस होता 5 लाख, तो कुल मिला के 15 लाख। इस बेसिस पर आपका अर्निंग पर शेयर आता 41.53, जो कि एक्चुअली आपने निकाल के रखा था 62, पर बोनस की वजह से कम हो गया, ठीक है। फिर वो पूछ रहा है एक थ्योरेटिकल चीज कि बताओ बोनस शेयर्स को हम अलग से, टाइम वेट उसका अलग तरीके से क्यों ट्रीट करते हैं, नॉर्मल शेयर्स की तरह ट्रीट क्यों नहीं करते। तो बेटा इसमें मैंने क्या लिखवाया है, बोनस शेयर्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली व्हाइल कैलकुलेटिंग बेसिक अर्निंग पर शेयर, ठीक है, एज कंपेयर टू द शेयर्स इशूड एट मार्केट। मतलब बोनस का टाइम वेट और पब्लिक इशू का टाइम वेट बहुत ही अलग तरीके से होता है। क्यों? बिकॉज बोनस इज इशूड आउट ऑफ एग्जिस्टिंग रिजर्व्स। बोनस आप एग्जिस्टिंग रिजर्व्स में से इशू करते हो, एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेते हो पब्लिक से, और एग्जिस्टिंग रिजर्व्स आपके बिगिनिंग से अवेलेबल रखे होते हैं, और क्योंकि वो बिगिनिंग से अवेलेबल रखे होते हैं तो इसलिए उनका टाइम वेट भी आप बिगिनिंग से लगाते हो। बस ये लिखा है, आप इसको पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो, ये हो गया क्वेश्चन डन। वापस आते हैं, अब आते हैं बेसिक अर्निंग पर शेयर इन केस ऑफ राइट इशू। बेसिक अर्निंग पर शेयर इन केस ऑफ राइट इशू। अरे सर, इतनी रात में लेक्चर क्यों ले रहे हो? क्योंकि मुझे तुम लोगों को पास करवाना है ना, नालायकों। चलो, अब बात करते हैं कि अगर राइट इशू किया है कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर, तो आपको बेसिक अर्निंग पर शेयर कैसे निकालना है। राइट इशू के केस में बेसिक अर्निंग पर शेयर कैसे निकालना है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। राइट इशू एक कंप्लीटली डिफरेंट चीज है, तो उसका क्वेश्चन भी आपका अलग ही आएगा। उन राइट इशू के ऊपर क्वेश्चन एक सेपरेट बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको पहले कुछ चीजें पता होनी चाहिए। क्या चीजें पता होनी चाहिए? कि एक्स राइट प्राइस क्या होता है, कम राइट प्राइस क्या होता है। तो एक्स राइट प्राइस का मतलब होता है रियल मार्केट प्राइस, कि अगर शेयर मार्केट में इशू किया जाएगा और उसमें अगर कोई भी राइट इशू का इफेक्ट ना हो तो शेयर की वैल्यू कितने की होगी। और कम राइट प्राइस का मतलब है कि मार्केट प्राइस टेम्पररी बढ़ी हुई है, क्योंकि कंपनी ने राइट इशू अनाउंस किया है, कंपनी आने वाले दिनों में राइट इशू करने वाली है, ठीक है। उस वजह से कंपनी के शेयर की डिमांड बढ़ गई है, और इसीलिए डिमांड बढ़ने के कारण कंपनी के शेयर की मार्केट प्राइस टेम्पररी बढ़ी हुई है, टेम्पररी, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको हमेशा कम राइट प्राइस दिया रहेगा, आपको एक्स राइट प्राइस निकालना पड़ेगा। और राइट इशू के क्वेश्चन में
जब आपको क्वेश्चन में राइट इशू क्या बेसिक मतलब आपको अर्निंग पर शेयर निकालना है इन केस ऑफ राइट इशू, तो आपके पास एक्स राइट प्राइस होना जरूरी है। तो इसीलिए हम सबसे पहले निकालेंगे कैलकुलेट एक्स राइट प्राइस। एक्स राइट प्राइस कैसे निकलेगी? फॉर्मूला अपनी जगह पे, पर लॉजिक क्या है? लॉजिक बहुत सिंपल है। मेरे पास कंपनी के पास 10,000 शेयर थे राइट इशू से पहले। अगर मैं उस 10,000 शेयर्स की टोटल वर्थ देखूं, वो ले लूं हाथ में, और राइट इशू कंपनी ने किया मान लो 2,000 शेयर्स का, उससे कंपनी के पास और कितने पैसे आए, तो कुल मिला के वर्थ बढ़ गई, डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स। सिंपल। मतलब राइट इशू से पहले कंपनी की कितनी नेटवर्थ थी, राइट इशू से कितना पैसा आ सकता है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट इशू। ये हो जाएगा कि भाई राइट इशू होने के बाद कंपनी के शेयर की वैल्यू वापस कितनी हो जानी चाहिए, थ्योरेटिकली ऑन पेपर कितनी हो जानी चाहिए। ठीक है, तो कंपनी के पास कितने शेयर्स थे राइट इशू से पहले? ठीक है ना, मान लो कंपनी के पास शेयर्स थे 15,000 राइट इशू से पहले, और कंपनी के एक शेयर की मार्केट वैल्यू जो कि बढ़ी हुई है, टेम्पररी बढ़ी हुई है, वो थी मान लो 40। राइट इशू कंपनी ने किया फॉर एग्जांपल 5,000 शेयर्स का, मान लो 30 रुपीज पे। तो अब बताओ 15 इंटू 40 एंड 5,000 इंटू 30, टोटल नेटवर्थ हो गई कंपनी की 750, और टोटल शेयर्स कितने, इधर 15 इधर 5, मतलब 20,000। तो एक्स राइट प्राइस आ गई 37.5। मतलब ये कि आज टेम्पररी बढ़ी हुई वैल्यू है 40 रुपीज, एक बार राइट इशू हो जाने दो, ये 40 रुपए का शेयर गिरकर 37.5 पे आ जाना चाहिए थ्योरेटिकली। तो आपने ये निकाला, तो फॉर्मूला रटने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली अगर तुम्हें लॉजिक पता है। अब एक्स राइट प्राइस निकाल के तुमने क्या कर लिया, अब तुम एक फैक्टर निकालोगे, राइट फैक्टर, जिसको एडजस्टमेंट फैक्टर भी बोलते हैं। राइट फैक्टर, एडजस्टमेंट फैक्टर, ठीक है, राइट फैक्टर, एडजस्टमेंट फैक्टर भी कहते हैं। विनोद सर कह रहे हैं हेड्स ऑफ टू योर डेडिकेशन। सर आपसे ही सीखा हूं, विनोद सर से ही सीखा हूं। विनोद सर अपनी क्लास के अंदर मैंने नहीं देखा कि कभी उन्होंने जिंदगी में छुट्टी की हो। मतलब जितनी, जब से मैं विनोद सर को जानता हूं, टाइम पे क्लास स्टार्ट करना, कभी छुट्टी नहीं करना, 100% नहीं 200% डेडिकेशन के साथ पढ़ाना। तो सर से ही सीखा है सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस। मैं आमतौर पर चैट पढ़ता नहीं हूं, अभी सर की मुझे चैट दिख गई, थैंक यू सर। सो राइट फैक्टर, राइट फैक्टर, तो राइट फैक्टर, राइट फैक्टर आपको निकालना है। राइट फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, कम राइट अपॉन एक्स राइट। सर ये क्यों निकाल रहे हैं, रुको ना, समझ में आ जाएगा। कम राइट अपॉन एक्स राइट, कम राइट अपॉन एक्स राइट, कम राइट अपॉन एक्स राइट। ठीक है, तो कम राइट प्राइस मान लो 40 था, एक्स राइट हमने अभी निकाला 37.5। कुछ और भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कम राइट 25, एक्स राइट 21, ये आपको निकालना है। अब इसको डिवाइड मत करना, पॉइंट पॉइंट में मत लाना, बस ऐसे ही रखा रहे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में। ठीक है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में रखा रहे। ठीक है, तो तुमने सबसे पहले क्या निकाला, एक्स राइट प्राइस। क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, निकालने का तरीका बता दिया। फिर कम अपॉन एक्स करके एक राइट फैक्टर निकाला। अब ये क्यों निकाला, ये पूरा जो भसड़ चल रही है ना, जो ये पूरा तामझाम हम कर रहे हैं, जो पूरा हम तामझाम कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं, वेटेड एवरेज करने के लिए। क्योंकि मैंने बोला था कि राइट इशू का क्वेश्चन अलग ही तरीके से आएगा और उसका क्वेश्चन सॉल्व भी अलग तरीके से होगा, जिसमें तुम्हें वेटेड एवरेज की वर्किंग करनी पड़ेगी। अब मैं तुम्हें पहले थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं। एग्जांपल ऐसा है कि मान लो ओपनिंग में तुम्हारे पास 1 लाख शेयर्स रखे थे, 1 जुलाई को मान लो तुमने पब्लिक इशू किया 25,000 शेयर्स का पब्लिक इशू। कई बार क्वेश्चन में पब्लिक इशू नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं,
फिर 1 नवंबर को तुमने राइट इशू किया, 1 नवंबर को तुमने राइट इशू किया 40,000 का। अब तुम्हें करना क्या है, यहां पर वेटेड एवरेज करते वक्त तुम टाइम वेट भी अलग तरीके से करोगे। तुम्हें पता है टाइम वेट के 2 तरीके होते हैं, मैं पहले तुम्हें बता देता हूं। तुम्हें पता है टाइम वेट के 2 तरीके होते हैं, टाइम वेट के 2 तरीके होते हैं। अगर मैं बोलूं 1 अप्रैल पे 10,000 है, 1 जून को 5,000 इशू है, तो पहला तरीका क्या होगा, 10,000 12/12, 5,000 10/12 करो, कितना आया, लगभग इतना। एक और तरीका ही होता है, 10,000 अप्रैल में थे, मई में भी थे, बस 2 महीने 10,000 रहे, तो 2 महीने गाड़ी चली। क्योंकि 10,000 2 महीने अप्रैल मई के बाद जून में 5,000 इशू कर दिए, तो जून से ये शेयर 10,000 नहीं 15,000 हो गए, तो जून से लेकर मार्च तक ये 15 रहे 10 महीने। तो करो 10 इंटू 2/12, 15 इंटू 10/12, सेम आ रहा है। बच्चों ये वाला वेटेड एवरेज का तरीका हम हर क्वेश्चन में फॉलो कर रहे हैं, ये तरीका हम राइट इशू के केस में फॉलो करेंगे, क्योंकि हमें इंस्टीट्यूट से मार्क्स चाहिए, इंस्टीट्यूट भी यही फॉलो करता है, ठीक है, इंस्टीट्यूट भी यही फॉलो करता है। क्लियर? तो आपको क्या करना है, राइट इशू के केस में व्हाट यू हैव टू डू, ओपनिंग शेयर्स आपके पास 10,000 रखे थे और आपने पब्लिक इशू किया 1 जुलाई, मतलब मुझे बताइए ये 10,000 शेयर्स कितने महीने चले, अप्रैल मई जून, 3 महीने चले। तो 10,000 ये सॉरी 10,000 नहीं 1 लाख इंटू 3/12 इंटू राइट फैक्टर। अब राइट फैक्टर का सर रिलेवेंस क्या है, क्यों निकाला, आपको ये राइट फैक्टर वेटेड एवरेज करते वक्त हर बार मल्टीप्लाई करना है, तब तक जब तक राइट इशू ना आ जाए। एक बार राइट इशू आ गया फिर मल्टीप्लाई मत करना, मतलब राइट इशू से पहले पहले जो भी वेटेड एवरेज कर रहे हो उसमें राइट फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, बस आपको यह ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है जिसको एक्सप्लेन करने में मुझे रेगुलर क्लास में भी आधा घंटा लग जाता है, ठीक है ना, और कई बार तो मैं किसी किसी क्लास में तो एक्सप्लेन भी नहीं करता हूं, क्योंकि वो देखना पड़ता है कि बच्चों का क्या रुझान है, बच्चों को सुनना भी है कि नहीं सुनना है। इसके पीछे एक बहुत जबरदस्त एक्सप्लेनेशन है, बट वो रैपिड रिवीजन में रिक्वायर्ड नहीं है। तो आपको राइट फैक्टर मल्टीप्लाई करना है राइट इशू का टाइम वेट करने से पहले, जो भी आप टाइम वेट कर रहे हो वहां पर। तो 1 लाख 3/12 राइट फैक्टर, फिर आपने पब्लिक इशू किया 25,000 शेयर्स का, तो बताओ 1 लाख पहले से ही थे, 25 ही हो गए, तो 125 हो गए। 125 की गाड़ी कब तक चली, अगला इशू आपने 1 नवंबर में किया है, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने, तो गाड़ी 4 महीने चली, उसके ऊपर भी आप राइट फैक्टर मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि अभी तक राइट इशू आया नहीं है। फिर राइट इशू आया 40,000 का, तो अब शेयर्स कितने हो गए, 125 प्लस 40, तो 165 हो गए नवंबर में। अब आप नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने, 5 मंथ्स गाड़ी चली, आपने 5 मंथ्स का टाइम वेट किया, पर यहां पर आपने राइट फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं किया। तो राइट फैक्टर आपको मल्टीप्लाई राइट इशू की डेट से पहले जो भी शेयर थे उनके ऊपर करना है, और इनको मल्टीप्लाई करके बाकी आप जैसे नॉर्मली वेटेड एवरेज करते हो आपका वेटेड एवरेज आ जाएगा, दैट्स इट। एक बार राइट इशू में वेटेड एवरेज आपका आ गया, बस खत्म बात। अब आप नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से बेसिक ईपीएस निकाल सकते हो। तो राइट फैक्टर शैल बी मल्टीप्लाइड ओनली टू दोज शेयर्स विच वर आउटस्टैंडिंग इमीडिएटली बिफोर राइट इशू। अब आपको करंट ईयर का ईपीएस निकालना है, अर्निंग अवेलेबल डिवाइड बाय स्टेप 3, स्टेप 3 मतलब वेटेड एवरेज। प्रीवियस ईयर का भी रीस्टेटेड ईपीएस निकालना पड़ेगा, एक बोनस के केस में रीस्टेटेड ईपीएस निकालना पड़ता है और एक राइट इशू के केस में, हालांकि इसके अलावा शेयर स्प्लिट और कंसोलिडेशन भी होता है बट वो रेलेवेंट नहीं है। तो राइट इशू के केस में रीस्टेटेड ईपीएस पिछले साल का, तो पिछले साल की अर्निंग डिवाइड बाय पिछले साल के शेयर्स आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाई बाय राइट फैक्टर। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला, राइट फैक्टर आपको उन शेयर्स में मल्टीप्लाई करने हैं जो राइट इशू से पहले अवेलेबल थे, तो प्रीवियस ईयर के जो शेयर्स थे वो भी तो राइट इशू से पहले अवेलेबल थे, ठीक है।
आई बात समझ में? अब यही चीज के ऊपर मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा, यही चीज के ऊपर मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा। देखो आइए मैं आपको क्वेश्चन सिखाता हूं एक। क्वेश्चन नंबर 301। आई होप मेरे पास ये सॉल्व किया होगा तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। हाँ जी आइए, सबसे पहले अकाउंटिंग ईयर जनवरी टू दिसंबर, ठीक है। नेट प्रॉफिट 11 12, तो 11 और 12, तो 12 को करंट ईयर मान लो, 11 को प्रीवियस ईयर मान लो, ठीक है। 2030, ठीक है, हम अभी करंट ईयर की बात करेंगे। शेयर आउटस्टैंडिंग प्रायर टू राइट इशू, राइट इशू से पहले पहले शेयर आउटस्टैंडिंग कितने थे? 10 लाख, मतलब पिछले साल भी और करंट ईयर में भी। फिर आपने क्या किया? आपने राइट इशू किया, 1 शेयर फॉर एवरी 4, तो 10 लाख डिवाइड बाय 4 मतलब 250, क्वेश्चन में दे रखा है। कितने में किया? 20 रुपीज में किया। लास्ट डेट ऑफ एक्साइजिंग द राइट मार्च, याद रखना ये अकाउंटिंग ईयर जनवरी है, तो जनवरी फरवरी मार्च मतलब थर्ड मंथ के एंड में। फेयर रेट ऑफ 1 इक्विटी शेयर इमीडिएटली प्रायर टू एक्सरसाइज ऑफ राइट, राइट एक्सरसाइज करने से पहले मार्केट में प्राइस कितना हो चुका है? 25, कम राइट प्राइस। बेटा अगर आपको ये दे रहा है मार्केट में वैल्यू क्या चल रही है राइट इशू से जस्ट पहले, मतलब वो कम राइट। अब आपको सबसे पहले क्या करना है? अब आपको सबसे पहले स्टेप नंबर 1 एक्स राइट प्राइस निकालना है। तो एक्स राइट प्राइस निकालने का तरीका मैंने क्या बोला था? कंपनी की एग्जिस्टिंग नेटवर्थ प्लस राइट इशू से कितना पैसा आया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो कंपनी की एग्जिस्टिंग नेटवर्थ मतलब एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 25, ये देखो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस राइट इशू से कितना पैसा आया, तो 250 के ऊपर 20 रुपीज आया, 250 के ऊपर 20 रुपीज आया, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स मतलब 10 लाख एंड 250 मतलब 1250, सिंपल। तो ये आ गया एक्स राइट। अब आपको सेकंड स्टेप में निकालना है राइट फैक्टर, तो उसमें कम राइट डिवाइडेड बाय एक्स राइट मतलब 25 डिवाइड बाय 24। सॉल्व मत करना है इसको। अब ये राइट फैक्टर किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? जो भी शेयर्स आउटस्टैंडिंग है इमीडिएटली बिफोर राइट इशू। तो सबसे पहले ओपनिंग 1 जनवरी को 10 लाख, ठीक है। राइट इशू कब किया था? मार्च में। तो 10 लाख की गाड़ी कब तक चली? जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ्स, तो 3/12 इंटू राइट फैक्टर। फिर राइट इशू किया तो शेयर्स बढ़ के 1250 हो गए, पर राइट इशू आ गया, राइट इशू आ गया तो गाड़ी अब चली 9 महीने की, पर यहां पर राइट फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं करोगे, राइट इशू जब जैसे ही आ गया। तो यह क्या आ गया? आपका वेटेड एवरेज शेयर्स। अब आपकी अर्निंग करंट ईयर की कितनी है? 30 लाख, तो बस 30 लाख डिवाइड बाय वेटेड एवरेज शेयर्स, ये आ गया आपका बेसिक अर्निंग पर शेयर। आपको रीस्टेटेड निकालना है, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट 20 डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 10, और उसके साथ आपको राइट फैक्टर मल्टीप्लाई करना है। टाइम वेट तो वैसे भी पूरे साल भर का होगा क्योंकि लास्ट ईयर में तो और कुछ था ही नहीं। तो 10 लाख इंटू 12/12 इंटू 25/24। मैंने 12/12 इसलिए नहीं किया क्योंकि पूरे साल भर 10 लाख की आउटस्टैंडिंग था, मेन मैंने राइट फैक्टर मल्टीप्लाई किया। ये आपका आ गया बेसिक अर्निंग पर शेयर रीस्टेटेड पिछले साल का। आई होप यू गॉट द पॉइंट गाइस। अभी तक हम राइट इशू तक पहुंच चुके हैं, मतलब हमने एक तरीके से ऑलमोस्ट 60% AS20 कंप्लीट कर लिया है अलॉन्ग विद द क्वेश्चन डिस्कशन। अलॉन्ग विद द क्वेश्चन डिस्कशन मैंने आपके साथ 60% AS डिस्कस कर लिया है। अब मुझे आपके साथ डिस्कस करना है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, ठीक है। मुझे आपके साथ डिस्कस करना है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर और कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स। Are you guys ready? Tell me guys. चलो अब डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर चलते हैं। गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप चाहे मेरे स्टूडेंट नहीं है, अगर आपको ये लेक्चर से फायदा हो रहा है, बस एक रिक्वेस्ट रहेगी, दिल से बोल रहा हूं, अगर आपके दिल से निकले कि हाँ यार फायदा तो बंदा कर रहा है, इस बंदे के लेक्चर देख के मुझे फायदा तो हो रहा है, बस बाकी लोगों तक ये लेक्चर पहुंचाना। नहीं पहुंचा सकते हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना फीडबैक देना। कोई भी चीज तुम्हारी तरफ से जो तुम कर सको वो करना, ठीक है, उसमें ही मुझे खुशी मिलेगी।
कमेंट करना चाहते हो, फीडबैक लिखना चाहते हो, पर अपने मन की भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकते हो, तो एडवांस अकाउंट्स की जय लिख देना, तो भी मुझे लगेगा कि हाँ बच्चे ने फीडबैक लिख दिया। ठीक है, चलो अब बात करते हैं डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर हमारा डिस्कशन खत्म। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर बेटा तब निकाला जाता है जब कंपनी के पास पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। जब कंपनी के पास क्या रखे हुए, पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। सर ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स जो सच्ची मुच्ची के इक्विटी शेयर्स नहीं होते बेटा, एक होते हैं इक्विटी शेयर्स, या थोड़ा अच्छे से बोलूं तो बेटा एक होते हैं ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स। क्या? ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स। एक होते हैं ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स जो नॉर्मल इक्विटी शेयर होते हैं, जो बेसिक अर्निंग पर शेयर में आते हैं। एक होते हैं पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स मतलब जो अभी तो इक्विटी नहीं है, कोई दूसरे प्रकार की सिक्योरिटी है, जैसे कन्वर्टेबल डिबेंचर है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है, ईसॉप है, शेयर वारंट है, जो फ्यूचर में इक्विटी बन सकता है, उसमें पोटेंशियल है इक्विटी बनने का। जैसे तुम सब में पोटेंशियल है सीए बनने का, पर अभी तुम सीए हो क्या? नहीं, तुम सीए नहीं हो, मैं सीए हूं। तो मैं सीए हूं मतलब मैं ऑर्डिनरी शेयर हूं, मैं एक्चुअल इक्विटी शेयर हूं। पर तुम कौन हो? तुम सीए स्टूडेंट हो जिसमें पोटेंशियल है कि वो सीए बन सकता है। इन द सेम वे ये सिक्योरिटीज ऐसी हैं जो फ्यूचर में शायद इक्विटी शेयर बनेंगी, और जब ये फ्यूचर में इक्विटी शेयर बनेंगी तो इनके इक्विटी शेयर बनने से कंपनी को कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं होगा, कंपनी के पास कोई एडिशनल रिसोर्सेस कंपनी के जनरेट नहीं होंगे। मैं अपनी क्लास में हमेशा एग्जांपल देता हूं, मैं वापस से याद दिलाना चाहूंगा, तो मेरे जो बच्चे क्लास में पढ़ चुके हैं उनको याद आ जाएगा कि मैं आपको बोलूं कि सपोज ये क्लास है और सब ये बच्चे बैठे हैं क्लास में, सब ये बच्चे बैठे हैं क्लास में, और मान लो मैं इन बच्चों के लिए एक केक लेके आया, इतना केक लेके आया, जो केक इन सभी बच्चों में बटेगा। कितने बच्चे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 10 बच्चे हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास के बाहर खड़े हैं, बेचारे लेट हो गए, वो अभी क्लास के अंदर नहीं है। ये इन क्लास, ये आउट ऑफ क्लास, ये क्लास के बाहर खड़े। मान लो ये क्लास के बाहर बैठे हुए हैं, लेट हो गए, आज नहीं टाइम पे आ पाए, तो क्लास के बाहर बैठ के क्लास सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अब जो केक मैं लेके आया हूं बेटा, केक का मतलब है अर्निंग, ठीक है? केक का मतलब है अर्निंग। जैसे ही मैं ये केक इन बच्चों को बांटने गया, अचानक से भी ये दोनों आ गए। ये बोलेंगे सर हमें भी, सर प्लीज, सर हमें अंदर ले लो, सर क्लास के अंदर ले लो, सर प्लीज, सर हमें भी केक खाना है। हाँ होगा ना भाई, इनको भी, ये भी बोलेंगे सर हमें भी, हमारा भी हिस्सा चाहिए। मैं इनको बोलूंगा आज क्योंकि तुम क्लास में लेट हो गए तो तुम्हें आज हिस्सा नहीं मिलेगा, जब मैं कल केक लाऊंगा, कल टाइम पे आ जाना, तो कल तुम ये केक खा लेना। तो सोचो, आज तो मैंने बेटा इनको केक नहीं दिया, मतलब बेसिक अर्निंग पर शेयर। बेसिक अर्निंग पर शेयर में मैंने डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने लिए? 10। पर कल को मैं बोल रहा हूं कि कल को केक तो मैं सेम लाऊंगा, मेरा बजट तो उतना ही है। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर मान लो मेरी सेम अर्निंग हुई, पर अगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ गए, तो बताओ बेसिक अर्निंग पर शेयर कम होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। हर व्यक्ति की झोली में जो केक आज गया है, कल उतना केक नहीं जाएगा, थोड़ा सा कम जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। हर व्यक्ति की अर्निंग डाइल्यूट हो जाएगी अगर सेम अर्निंग रहे, पर ये दोनों भी क्लास के अंदर आ जाए, मतलब पोटेंशियल इक्विटी भी ऑर्डिनरी इक्विटी बन जाए। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। आई होप यू गॉट द पॉइंट। आई होप यू गॉट द पॉइंट। मुझे लगता है कि मेरे इस एग्जांपल से आपको एक क्लैरिटी मिल गई कि किस तरीके से आपको सोच रखनी है, ठीक है? तो दीज आर दो सिक्योरिटीज विच मे गेट कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स, जो ऑर्डिनरी शेयर बन सकते हैं फ्यूचर में विदाउट रेजिंग एनी फंड। क्यों? जब मैं डिबेंचर को कन्वर्ट करूंगा
तो उसके बदले शेयर दे दूं, शेयर इक्विटी शेयर दे दूंगा। इनसे मुझे कोई पैसे थोड़ी मिलेंगे, प्रेफरेंस शेयर को पैसे थोड़ी मिलेंगे। शेयर वारंट को शेयर दे दूंगा, पैसे तो मैं ऑलरेडी इनसे ले चुका हूं। ईसॉप, ईसॉप में खेल अलग है, थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। ईसॉप में खेल अलग है, थोड़ा बाद में बात करेंगे। चलो, तो ऐसी सिक्योरिटीज जो फ्यूचर में इक्विटी शेयर बन सकती हैं विदाउट कैश इनफ्लो के, इसीलिए उन सिक्योरिटी की वजह से एग्जिस्टिंग अर्निंग गिर सकती है, एग्जिस्टिंग अर्निंग पर शेयर गिर सकता है। तो वो गिरा हुआ अर्निंग पर शेयर भी हम आज अपने शेयर होल्डर्स को दिखाना चाहते हैं। मतलब इन लोगों को आज मैं बेसिक अर्निंग पर शेयर तो दिखाऊंगा, पर इन लोगों को मैं आज ये भी बताऊंगा कि ओ कल जब आओगे ना तो तुम सबको केक कम मिलने वाला है, सुन लो, शायद कम मिलेगा। वो बोलेंगे सर क्यों क्यों कम क्यों? ये दोनों बाहर खड़े थे आज, अगर ये दोनों कल आ गए तो तुम लोगों को कम मिलेगा केक, ध्यान रखना। मतलब मैंने उनको पहले से ही तैयार कर लिया कि भाई देखो अर्निंग गिरने वाली है, सचेत रहो। इससे ज्यादा मैं क्या ही समझाऊं, आई होप समझ में आ गया होगा। क्या है फॉर्मूला? तो बेसिक अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या था? तो बेसिक अर्निंग पर शेयर के फॉर्मूले में हम ईएएसएस तो ले ही रहे थे, हम वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स तो ले ही रहे थे। तो बस ईएएसएच में अब आप ऐड कर दो सेविंग ड्यू टू पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। मतलब जब ये कन्वर्टेबल डिबेंचर कन्वर्ट हो जाएगा तो इंटरेस्ट की सेविंग होगी, हाँ इंटरेस्ट की सेविंग होगी आफ्टर टैक्स, तो चलो कुछ तो अर्निंग बढ़ सकती है। जब कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट होगा तो डिविडेंड की सेविंग होगी, तो चलो डिविडेंड की सेविंग के कारण अपनी अर्निंग बढ़ी। तो बेसिकली हाँ, अर्निंग में थोड़ी बहुत इंक्रीमेंट हो सकती है कि जब कन्वर्टेबल डिबेंचर कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका इंटरेस्ट बचेगा आफ्टर टैक्स, डिविडेंड बचेगा। शेयर वारंट के चक्कर में और ईसॉप के चक्कर में कोई सेविंग नहीं होती। डिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी शेयर्स का वेटेड एवरेज किया है तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स का भी वेटेड एवरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में इंटरेस्ट की सेविंग नेट ऑफ टैक्स, प्रेफरेंस शेयर्स में प्रेफरेंस डिविडेंड की सेविंग नेट ऑफ टैक्स। इन केस ऑफ शेयर वारंट एंड ईसॉप नथिंग, मतलब कोई सेविंग नहीं हो रही है, न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहां पर एक खेल है कि वेटेड एवरेज कैसे करते हैं पोटेंशियल इक्विटी का। वो करने के लिए पहले मैं आपको एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं, अगर हो सके तो अपन पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो एक बेसिक आइडिया अपने को लग जाएगा। हाँ, एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। मैं डायरेक्टली आपके साथ एक हाई लेवल क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं। जनवरी 25 एग्जाम में आया था, जनवरी 25 एग्जाम में आया था। मैं आपके साथ डायरेक्टली एक हाई लेवल क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं। ये रहा, सुनो मेरी बात ध्यान से। XY Limited has provided you the following information on 31st March 24. नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बेटा आफ्टर टैक्स है, अभी डिविडेंड माइनस होना बचा है 3122, ठीक है ना। सर आपने तो बगल में ईएएसएच लिखा है, ईएएसएच इसलिए लिखा होगा क्योंकि अगर मान लो कोई प्रेफरेंस शेयर है नहीं तो यही ईएएसएच बन जाएगा। नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 24, बेटे 31 मार्च 24 मतलब क्लोजिंग 8 लाख। तो नंबर ऑफ शेयर्स 31 मार्च 24 में 8 लाख के क्लोजिंग। नहीं नहीं नहीं, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको अभी नहीं करवा रहा हूं, रुक जाओ, इसमें ईसॉप आ रहा है, तो बिना ईसॉप समझाए मैं आपको ये क्वेश्चन नहीं करवा पाऊंगा। छोड़ो 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 छोड़ो। ये क्वेश्चन मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा, जरूर देख के जाना, मेरा क्यूआर है, ये भी क्वेश्चन तुम्हें देख के जाना चाहिए। आई मस्ट से क्वेश्चन देख के जाना ये वाला, ठीक है ना। मैं तुम्हें क्या ही करवाऊं, एक क्वेश्चन मैं आपको तो करवा लेता हूं। ये करवा लेता हूं, ध्यान से देखो। नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर 1 करोड़ रुपीस, इक्विटी शेयर ये तो ऑर्डिनरी है, 12% कन्वर्टेबल डिबेंचर 100, ईच डिबेंचर इज कन्वर्टेबल, कन्वर्ट हुआ नहीं है, कन्वर्टेबल इनटू 10 इक्विटी शेयर्स, मतलब ये पोटेंशियल है। 1 लाख डिबेंचर्स हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फॉर द करंट ईयर, करंट ईयर का इंटरेस्ट कितना है 12 लाख। तो सबसे पहले तो भाई डिबेंचर कितने हैं 1 लाख, 1 लाख रुपीज 100 करके कितना हो गया 1 करोड़, 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 12%, 12 लाख, तो पूरे साल भर का इंटरेस्ट, मतलब ये डिबेंचर पूरे साल भर आउटस्टैंडिंग रहे, ठीक है।
वापस से सुनो मेरी बात, इंटरेस्ट कितना है 12 लाख, जो कि डिबेंचर के पूरे एनुअल इंटरेस्ट पर है, कंप्लीटली एनुअल है, कंप्लीटली एनुअल है बेटा, ठीक है, कंप्लीटली एनुअल है। तो वापस से 12 लाख है पूरे साल भर का इंटरेस्ट, तो इसका मतलब डिबेंचर पूरे साल भर आउटस्टैंडिंग रहा, मतलब पूरे साल भर अगर ये आउटस्टैंडिंग रहा तो पूरे साल भर ये पोटेंशियल रहा, पूरे साल भर पोटेंशियल रहा तो इसका टाइम वेट लगेगा 12/12, ठीक है। अब जब भी ये डिबेंचर कन्वर्ट होगा तो मेरी 12 लाख की टैक्स इंटरेस्ट सेविंग होगी जिसपे टैक्स लगेगा 360 का। तो मैं बोलूंगा डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए सबसे पहले तो नॉर्मल अर्निंग कितनी है, ये 1 करोड़, 1 करोड़ 1 2 3 4 5 6 प्लस होल डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज इक्विटी कितना है 50 लाख, क्योंकि कोई डेट नहीं है तो पूरे साल भर ही आउटस्टैंडिंग रहा होगा। सेविंग ड्यू टू पोटेंशियल इक्विटी शेयर 12 लाख की सेविंग होगी पर टैक्स लगेगा, तो 12 लाख माइनस 360 तो 840 की सेविंग होगी। और जब ये डिबेंचर कन्वर्ट होंगे तो किस रेट पे कन्वर्ट होंगे, ईच डिबेंचर इज कन्वर्टेड इनटू 10 इक्विटी शेयर, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब 10 लाख शेयर्स। क्या ये पूरे साल भर आउटस्टैंडिंग थे, हाँ ये पूरे साल भर पोटेंशियल थे। जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी द डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। बेटा डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर हमेशा बेसिक अर्निंग पर शेयर के कम होता है, बेसिक बड़ा होता है डाइल्यूटेड कम होता है। अगर डाइल्यूटेड ऊपर चला गया तो उसको एंटी डाइल्यूटेड बोलते हैं, जिसको डिस्क्लोज नहीं करना होता, फिर ऐसे केस में डाइल्यूटेड और बेसिक अर्निंग पर शेयर आप सेम मानते हो, ठीक है। इतना समझ में आ गया, बोलो बेटा क्लियर। तो ये मैंने तरीका करवाया। तो वेटेड एवरेज कैसे लेते हैं, बेसिकली वेटेड एवरेज कैसे लेते हैं पोटेंशियल का, नंबर ऑफ मंथ कैसे लेते हैं, कहां से स्टार्ट करते हैं कहां तक एंड करते हैं, कहां से स्टार्ट करते हैं कहां तक एंड करते हैं, या तो ओपनिंग डेट होगी या तो इशू डेट होगी। एग्जांपल देता हूं, 1 अप्रैल ओपनिंग कन्वर्टेबल डिबेंचर है 10 लाख रुपीज के, 100 रुपए का फेस वैल्यू, कन्वर्जन रेशियो 3:1। एक्चुअली ये कन्वर्ट हो गए हैं 31 जनवरी को, एक्चुअली कन्वर्ट हुए हैं 31 जनवरी को। तो मुझे बताओ 31 जनवरी के बाद कन्वर्ट हो चुके हैं 31 जनवरी को, तो बेटा फरवरी और मार्च में ये डिबेंचर थे ही नहीं, फरवरी मार्च में ये एक्चुअल शेयर बन चुके हैं। तो बताओ ओपनिंग से लेकर क्या ये अप्रैल में डिबेंचर था, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी तक ये डिबेंचर था, मतलब जब तक ये डिबेंचर था तब तक ये पोटेंशियल था। तो इसके ऊपर टाइम वेट कितना लोगे 10 मंथ्स का, क्यों, फरवरी मार्च में ये कन्वर्ट हो चुका है, ऑर्डिनरी शेयर बन चुका है। तो आपने कहां से कहां लिया, ओपनिंग से लेकर, ओपनिंग से लेकर कन्वर्जन इनटू ऑर्डिनरी और क्लोजिंग डेट विच एवर इज अर्लियर। तो कन्वर्जन इनटू ऑर्डिनरी कब हुआ, जनवरी, जबकि क्लोजिंग डेट कितनी है, मार्च, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, 1 जुलाई पे आपने कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किया है, 1 जुलाई पे इशू किया, मतलब ओपनिंग कुछ भी नहीं था, कन्वर्टेबल इशू किया, कन्वर्जन रेशियो 2:1, प्रेफरेंस शेयर 25,000 इशू किए, विल बी कन्वर्टेड आफ्टर 2 ईयर के बाद कन्वर्ट होंगे। तो बताओ अप्रैल में ये प्रेफरेंस शेयर था ही नहीं, जून में नहीं, जुलाई में नहीं, सॉरी अप्रैल मई जून में नहीं, जुलाई से ये प्रेफरेंस शेयर था, मतलब पोटेंशियल था। तो जुलाई में पोटेंशियल, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक पोटेंशियल ही रहा। तो आपको देखना है कि ये प्रेफरेंशियल कितने महीने रहा, ये डिबेंचर कितने महीने रहा, तो उतना टाइम वेट आपको देना है। तो बताओ अब मैं ओपनिंग डेट लूं, नहीं ओपनिंग नहीं, इशू डेट। तो ओपनिंग डेट और इशू डेट विच एवर इज लेटर, जो बाद की हो। अब यहां पर ओपनिंग डेट 1/4 है, इशू डेट 1/7 है, विच एवर इज लेटर 1/7। आई बात समझ में, यहां ओपनिंग 1/4 है, इशू तो पहले ही हो चुका होगा क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है, पहले ही हो चुका होगा, विच एवर इज लेटर। कहां तक, अगर साल में कन्वर्ट हो गया तो वो डेट, नहीं तो क्लोजिंग डेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है, तो मैं बताऊं, इसको भी मत रटो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल सिंपल, कन्वर्टेबल डिबेंचर पोटेंशियल है, हाँ, तो ये कन्वर्टेबल डिबेंचर की हैसियत में कितने महीने रहा? कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल अपनी खुद की हैसियत में कितने महीने रहा? उतना टाइम वेट, बस इतना ध्यान रखना है, करंट ईयर में कितने महीने रहा। ऑल राइट गाइस, आई एम डिस्कसिंग द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ AS20। आई एम डिस्कसिंग द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ AS20। ठीक है, फिर चीजें कॉन्सेप्ट वाइज नहीं बचेंगी, एक दो क्वेश्चन करके चीजें खत्म हो जाएंगी। हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स इन केस ऑफ ESOP। मैंने आपको कहा था ESOP के केस में चीजें अलग है। जैसे डिबेंचर जब कन्वर्ट होगा तो उनको शेयर देने पड़ेंगे, मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। प्रेफरेंशियल कन्वर्ट होगा, मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। शेयर वारंट जब शेयर बनेंगे, मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी पैसे ले चुका हूं। ESOP जब शेयर बनेंगे तो मुझे पैसे मिलेंगे, हाँ हाँ मिलेंगे, पर जितने मिलने चाहिए उतने नहीं मिलेंगे। इस वजह से अगर मैं बोल रहा हूं कि टोटल 10,000 ESOP है, तो यह नहीं हो सकता कि 10,000 के 10,000 पोटेंशियल है। बस यहीं पर आपको ध्यान रखना है, डिबेंचर के कन्वर्ट होने से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, पूरे पोटेंशियल है। प्रेफरेंशियल के कन्वर्ट होने से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, पूरे पोटेंशियल है। शेयर वारंट के कन्वर्ट होने से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, पूरे पोटेंशियल है। ESOP के कन्वर्ट होने से कुछ तो पैसे मिलेंगे, इसका मतलब पूरे ESOP पोटेंशियल नहीं है। तो जितने ESOP पोटेंशियल नहीं है वो हटाओ, जितने पोटेंशियल है वही चाहिए। पोटेंशियल मतलब जिनकी वजह से पैसा नहीं मिल रहा है। अब इसको कैसे डील करेंगे? अब इसको कैसे डील करेंगे? ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। मान लो आपके टोटल ESOP है 10,000 टू बी इशूड, मतलब इनका एक्सरसाइज प्राइस है, इनका एक्सरसाइज प्राइस है 25, मार्केट में इनका प्राइस है 40 रुपीज, मतलब कुछ तो पैसे ले रहा हूं। तो सुनो, टोटल 10,000 है, टोटल 10,000 है, ठीक है। मुझे बताओ इन 10,000 पर तुम कितने पैसे ले रहे हो? 25 रुपीज ले रहे हो, मतलब 250। मैं 250 रुपीज ले रहा हूं। अगर यही 250, ध्यान से सुनिएगा, बच्चे उलझते हैं, अगर यही 250 मैं जनरल पब्लिक को इशू करता तो तुम सोचो, क्या मैं उनको डिस्काउंट पे इशू करता? ना, ESOP में अपने इंप्लॉइज को इशू कर रहा हूं, इंप्लॉइज को थोड़ा सा रेट कम होता है। तुम चेक कर लेना, जब भी किसी कंपनी का IPO आता है उसमें ये भी लिखा होता है कि हम इंप्लॉइज के लिए कितना इशू कर रहे हैं, इंप्लॉइज को कितना इशू कर रहे हैं, और उनका जो प्राइस होता है वो थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो अगर मैं जनरल पब्लिक को इशू करता तो इतने पे थोड़ी करता, फिर मैं इतने पे करता। तो जनरल पब्लिक को इशू करता तो 40 पे इशू करता, तो 250 डिवाइड बाय 40, तो ये हो गया 6250 नंबर। तो बस मैं यही कह रहा हूं कि भाई 10,000 ESOP है, जिसमें से 6250 नंबर ऑफ शेयर्स पर मैं 2.5 लाख रुपए कलेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैं वैसे भी अगर 6250 शेयर्स इशू करता 40 के हिसाब से तो भी मुझे 250 तो वैसे भी आ जाता, और अभी 10,000 शेयर इशू करके भी मुझे 250 मिल रहा है। वापस से सुनिएगा मेरी बात को,
6250 शेयर्स इशू करता जनरल पब्लिक को तो मुझे 250 मिल जाता। वही 250 मुझे मिल रहा है अभी 10,000 शेयर इशू करके। इसका मतलब फ्री फोकट में मैं कितने शेयर इशू कर रहा हूं? 3750 शेयर इशू कर रहा हूं मैं फ्री में। तो ये शेयर मेरे को चुभ रहा है, ये मेरे को चुभ रहा है, मेरे को कांटे लग रहे हैं इसकी वजह से। क्यों कांटे लग रहे हैं मेरे को इसकी वजह से? क्योंकि ये मुझे फ्री में देने पड़ रहे हैं। ये पोटेंशियल है साला, समझा? तो इस तरीके से आप पोटेंशियल निकालते हो। एग्जाम्पल आपके सामने है, एक बार आप मेरे समरी नोट से देख लेना। डन। बस मैंने वही बोला है, डायल्यूटेड ईपीएस हमेशा बेसिक ईपीएस के नीचे होगा। ये डायल्यूटेड है, ये बेसिक है। अगर किसी वजह से डायल्यूटेड ऊपर चला गया तो आप वो डिस्क्लोज मत करना, वो एंटी डायल्यूट हो जाएगा, वो फिर डिस्क्लोज करने योग्य नहीं है। फिर आप डिस्क्लोज करोगे बेसिक अर्निंग पर शेयर जो है, वही आप डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर दिखा के डिस्क्लोज करोगे। ठीक है बच्चों, यहां तक तुम्हारा कॉन्सेप्ट AS20 का हो गया खत्म। फिर भी कुछ छोटी मोटी बातें बची हुई हैं जो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, छोटी मोटी बातें बची हुई हैं वो मैं आपको बता देता हूं। क्या बची हुई है? सर क्या ईपीएस नेगेटिव हो सकता है? द आंसर इज यस, नेगेटिव ईपीएस भी आ सकता है। माइनस में कभी ईपीएस आए तो घबराना मत। ठीक है सर। सर रीस्टेटेड ईपीएस किस किस केस में निकलता है? 4 केसेस में निकलता है। बोनस रीस्टेटेड ईपीएस मतलब प्रीवियस ईयर का, 4 केसेस में निकलता है। बोनस के केस में, राइट इशू के केस में, 2 मैंने डिस्कस किए। स्प्लिट और कंसोलिडेशन बहुत ही सिंपल होता है, तुमने ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, इनमें whenever net profit given in the question but it is before tax or after tax not known। हाँ, क्वेश्चन में ना उन्होंने आपको दिया है नेट प्रॉफिट 50 लाख। नेट प्रॉफिट क्या? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? क्या? ऑलवेज अज्यूम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। याद रहेगा ये पॉइंट, ऑलवेज अज्यूम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, नेट प्रॉफिट वर्ड बोला है, बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स नहीं बोला है, तो तुम हमेशा अज्यूम करना आफ्टर टैक्स होगा। ठीक है सर, ठीक है सर। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम एक्सपेंस एंड प्रायर पीरियड आइटम्स, AS5। AS5 के हिसाब से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम विच इज नॉट फ्रीक्वेंटली रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है ना, और प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस। अगर तुम्हारे P&L में, करंट ईयर के P&L में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और प्रायर पीरियड इनकम या एक्सपेंस दिख रही हैं, तो बेसिक अर्निंग पर शेयर के लिए उनको पड़े रहने देना। बेसिक अर्निंग पर शेयर में जो भी तुम्हारी अर्निंग होगी, उस अर्निंग के अंदर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम एक्सपेंस रहेगा। पर जब तुम डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकालोगे तो अर्निंग में से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और पीपीआई उठा के फेंक देना। इनकम है तो माइनस कर देना अर्निंग में से, एक्सपेंस है तो ऐड बैक कर देना। व्हाइल कैलकुलेटिंग डीईपीएस, इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड प्रायर पीरियड आइटम शुड बी एलिमिनेटेड। बेटा मैं बस ध्यान रखना, मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं, ये समरी नोट्स काफी हैं तुम्हारे लिए, डोंट वरी। ठीक है, मैं अगर जेन्युइनली बोलूं ना तो तुम्हारे लिए समरी नोट्स काफी है। तुम्हें ट्रम बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। मेरे स्टूडेंट हो, पहले से ही ट्रम बुक रखी है, बेस्ट है। पर अगर तुम्हारे पास समरी नोट्स में तुम्हें फ्री में दे रहा हूं तो तुम्हें कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्वेश्चन बैंक तुम डिसाइड करो कि तुम्हें खरीदना है कि नहीं। उसका एक एडवांटेज बस तुम्हें मैंने बता दिया कि क्यूआर का एडवांटेज है। कुछ कुछ क्वेश्चंस में, कुछ कुछ मतलब 50-60% क्वेश्चन में तुम्हें क्यूआर मिलेगा। ठीक है, चलो अब सर ESOP, when to treat them potential? ESOPs are treated as potential equity from the date of grant of ESOP। जिस दिन ESOP ऑफर किया गया था उस दिन से पोटेंशियल मानना है, उस दिन से टाइम वेटेड एवरेज लेना है। इफ क्वेश्चन सेज दैट कंपनी कंसीडर ESOP ओनली आफ्टर इट्स एक्चुअल वेस्टिंग डेट, एक्चुअल एलिजिबल डेट, देन दिस ट्रीटमेंट इज रॉन्ग। थ्योरी क्वेश्चन है मेरी क्वेश्चन बैंक का, इसीलिए बता रहा हूं। तो ESOP को किस दिन से टाइम वेट लिया जाएगा? ग्रांट डेट से, जिस दिन ऑफरिंग दी गई थी, जिस दिन अनाउंसमेंट किया गया था। पर अगर बोल रहा है अकाउंटेंट या कंपनी की हमने तो ESOP के ऊपर वेटेड एवरेज लिया है उस डेट से जिस दिन वो एक्चुअल इशू हुआ,
इशू हुआ मतलब जिस दिन वो कन्वर्ट हुआ, जिस दिन कंडीशन फुलफिल हो गई, हमने शेयर एम्प्लॉय को दे दिया, नहीं नहीं नहीं, उस दिन तो वो सचमुच का शेयर बन गया ना, वो फिर पोटेंशियल रहा ही नहीं। ठीक है, डन, यस सर, डन सर, खत्म, हाँ बेटा खत्म। कुछ क्वेश्चन बचे हैं, वो जरूर करवाने की कोशिश कर रहा हूं। एक मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा 405, और उसके अलावा मैं आपको एक ही एक्स्ट्रा एक और क्वेश्चन करवाऊंगा। एक क्वेश्चन करवाऊंगा आरटीपी जनवरी 25 वाला, मतलब मैं आपको दो क्वेश्चन करवाऊंगा अभी, मैं आपको दो क्वेश्चन करवाऊंगा। कौन सा? एक करवाऊंगा मैं आपको अभी ये एग्जाम क्वेश्चन जेन 25 वाला, आ जाओ। एग्जाम क्वेश्चन जेन 25, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, आफ्टर टैक्स है, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग है 8 लाख, 8 लाख, फेयर वैल्यू 1 इक्विटी शेयर ड्यूरिंग द ईयर, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स अंडर ऑप्शन, बेटा अंडर ऑप्शन लिख दे, मतलब समझ जाना कि ईसॉप है। तो 80,000 के ईसॉप है, मार्केट वैल्यू 25 है, मतलब जनरल पब्लिक को हम इतने में शेयर इशू करेंगे। और एक्साइज प्राइस क्या है ऑप्शन का? 20 रुपीज। तो बेटा तुम तो अब भी के अभी यहां से पोटेंशियल निकाल लो। क्या बेटा 80,000 पोटेंशियल है? नहीं, 80,000 माइनस ये 80,000 पर तुम कितने पैसे ले रहे हो? 20 रुपीज। यही पैसे तुम जनरल पब्लिक से लेते तो 25 रुपीज के हिसाब से लेते। $80,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 25, 64। तो 80,000 में से 64,000 शेयर्स तो तुम वैसे भी इशू करते, मतलब तुम 16,000 शेयर्स फ्री में इशू कर रहे हो, तो 16,000 शेयर्स को मैं बोलूंगा पोटेंशियल। ठीक है, इसके अलावा डिबेंचर्स 30 लाख रुपीस के, ईच डिबेंचर इज कन्वर्टेबल इनटू 44 इक्विटी शेयर्स, टैक्स रेट है 30%। ठीक है, कंपनी इशूड 1 इक्विटी शेयर एज बोनस फॉर 5 इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अक्टूबर। पांच आउटस्टैंडिंग पर एक बोनस दिया। तो बताओ, अगर तुम्हारे पास 5 शेयर रखे हैं, तुम्हें एक बोनस मिलेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा आफ्टर बोनस? कुछ बच्चों का मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है, बुरा मत मानिएगा, पर कुछ बच्चों को यहां उलझन होती है, मैथमेटिक्स बहुत बुरा है उनका, जो कि गलत बात है। ये वाली बात उनको समझ में आ जाती है, पर यही चीज जब मैं उनको फिगर्स यहां समझाऊंगा तो वो भूल जाएंगे। बोनस से पहले तुम्हारे पास अगर 5 शेयर रखे हैं, बोनस मिला एक शेयर का, तो टोटल शेयर कितने हो गए? 6। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं बोनस के पहले तुम्हारे पास 5 शेयर रखे थे, बोनस शेयर मिला 1, तो टोटल हो गए 6, टोटल हो गए 6। अब क्वेश्चन को देखो, इट फर्दर issued 2 lakh equity shares of 10 each on 1 जनवरी। ठीक है, तो 1 अक्टूबर को बोनस दिया, 1 जनवरी को उसने 2 लाख शेयर इशू किया, फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी एंड्स ऑन 31 मार्च। तो सुनो, इस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने क्या प्यारी चाल चली। इंस्टीट्यूट को अगर ये क्वेश्चन सिंपल बनाना होता तो ये 8 लाख को वो ओपनिंग दे देता। यही बच्चों ने मात खा ली कि ये 8 लाख जो है वो क्लोजिंग है, और अगर ये क्लोजिंग है तो इसमें बोनस आ चुका होगा, इसमें ये पब्लिक इशू आ चुका होगा, और सबसे रीसेंट में पब्लिक इशू हुआ है 2 लाख का। तो बताइए 8 लाख से जस्ट पहले, 8 लाख होने से पहले पब्लिक इशू कितने का हुआ? 2 लाख। तो मतलब 8 लाख में से 2 लाख गया, तो पब्लिक इशू से पहले शेयर कितने पड़े होंगे? 6 लाख। इस चार्ट को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में ओपनिंग शेयर कितने हैं ये पता ही नहीं है,
अब मुझे पता करना पड़ेगा क्योंकि टाइम वेट लेना है मुझे। क्लोजिंग पता है, बोनस कब दिया ये पता है, कितना दिया ये नहीं पता है, कितना दिया ये नहीं पता है, बस 1:5 पता है। पब्लिक इशू कितना किया फिर ये पता है, और लास्ट में हो गया 8 लाख। तो 2 लाख के बाद 8 लाख हुआ ना, तो इसका मतलब 2 लाख के पहले कितने आउटस्टैंडिंग होंगे, 6 लाख। पर बोनस के बाद, जनवरी से पहले, अक्टूबर के बाद, पब्लिक इशू से पहले, बोनस के बाद, तो बोनस के बाद ये शेयर आउटस्टैंडिंग कितने, 6 लाख। तो ये देखो बच्चों को एक बेसिक बात ये नहीं समझ में आती कि बेटा अगर बोनस से पहले 5 शेयर रखे हैं, बोनस 1 का दिया, तो बोनस के बाद कितने हो गए, 6 शेयर हो गए। और सचमुच में बोनस के बाद कितने शेयर हैं, 6 लाख, 6 लाख है, ठीक है ना। तो बताओ बोनस कितना दिया होगा, बोनस कितना दिया होगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, 6 लाख डिवाइड बाय 6 मतलब 1 लाख। इसका मतलब बोनस से पहले कितने शेयर होंगे, 5 लाख। तो बोनस से पहले जो शेयर होंगे 5 लाख, वही तुम्हारे ओपनिंग होंगे। इसका मतलब ओपनिंग 5 थे, बोनस 1 लाख मिला क्योंकि 1:5, तो ये हो गया, ये 1 लाख मिला, तो ये हो गए 6 लाख, 6 लाख प्लस 2 लाख पब्लिक इशू, ये हो गए 8 लाख। आपके सामने कहानी पूरी क्लियर। अब आप देखो ओपनिंग 5, ओपनिंग 5, ओपनिंग के ऊपर टाइम वेट आप जानते हो, बोनस टाइम वेट आप जानते हो, बोनस तो ये ओपनिंग के ऊपर ही है, तो जो ओपनिंग पे टाइम वेट लगा वही बोनस पे लगेगा। पब्लिक इशू जिस दिन हुआ उसके हिसाब से टाइम वेट हो गया। अब ईपीएस कितना आएगा, तो प्रॉफिट कितना है 3120 आफ्टर टैक्स है, आफ्टर टैक्स के बाद डिविडेंड माइनस करना पड़ता है, पूरे क्वेश्चन में डिविडेंड है ही नहीं, तो बस आ गया। अब आते हैं डाइल्यूटेड के केस में। तो डाइल्यूटेड के केस में इस क्वेश्चन के अंदर दो दो पोटेंशियल इक्विटी शेयर है, एक है ईसॉप जिसका हमने निकाला 16,000, और एक है डिवेंचर, ठीक है ना। डिवेंचर कितने डिवेंचर हैं, 30 लाख डिवाइड बाय 100 मतलब 30,000। और ये डिवेंचर कन्वर्ट जब होंगे तो एवरी डिवेंचर विल कन्वर्ट इनटू 4 रुपीज, 30 इंटू 4 मतलब 120। तो बस अब आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जोड़ना है। तो ये न्यूमरेटर था, ये डिनोमिनेटर था, ऐसा का ऐसा लिख दो, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर में क्या क्या आएगा, पोटेंशियल, जब एक एक्चुअल इक्विटी बनेगा तो उसकी वजह से इंटरेस्ट की सेविंग कितनी होगी, तो डिबेंचर के ऊपर 30 लाख का इंटरेस्ट निकालो 12%, 360 माइनस 30% का टैक्स करो तो 252, तो 252 की सेविंग हो जाएगी, टोटल अर्निंग ये। वेटेड एवरेज में क्या होगा, ऑर्डिनरी शेयर्स का वेटेड एवरेज 650 ऑलरेडी हम कर चुके हैं यहां पर। अब वेटेड एवरेज और किसका, पोटेंशियल इक्विटी शेयर मतलब डिबेंचर का और ईसॉप का। अब डिबेंचर, डिबेंचर कितने साल, कितने महीने रहा, यार पूरे महीने, पूरे साल भर ही रहा, कोई डेट नहीं दिए, तो इंटू 12/12, तो 30,000 फोर शेयर्स में कन्वर्ट होगा मतलब 120, 12/12, पूरे साल भर वो डिबेंचर रहा, पूरे साल भर पोटेंशियल रहा। और ईसॉप 16,000 वो भी पूरे साल भर पोटेंशियल रहा। तो ये आ गया आपका वेटेड एवरेज, जिसके हिसाब से आपका आ गया डीईपीएस। तो दिस इज अ वेरी गुड, वेरी मस्त क्वेश्चन। एक और मस्त क्वेश्चन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, विच इज फ्रॉम आरटीपी, विच इज फ्रॉम जनवरी 25 आरटीपी। ये क्वेश्चन मैं आपको रिकमेंड करूंगा AS20 का, आई वुड से, आई मस्ट से, एंड दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट क्वेश्चन। AS20 खत्म, AS20 खत्म। अगर मैं 6 बजे लेक्चर स्टार्ट करता तो अप्रोक्स 7:30 तक हमारा लेक्चर हो जाता, 7:30 तक ऑलमोस्ट हो जाता। आप अभी टाइम देख लीजिए, आप टाइम देख लीजिए, ऑलमोस्ट हमारा 7:30 तक हो जाता। लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्या होता है बेटा,
कुछ बच्चों को एक मैसेज देना चाहूंगा। मेरे को शौक नहीं है रात को 11:30-12 बजे क्लास लेने का। आप मुझे खुद बताइए, मेरी मेरी फैमिली है, मेरा बच्चा है धार्मिक, आपको पता है मेरे बिना सोता नहीं है। अभी भी जागा हुआ रखा होगा, अभी भी जागा हुआ बैठा होगा कि पापा आएंगे तो ही सोऊंगा। अब आप मुझे बताइए, एक ऐसा फैकल्टी जो रात को 11, 11:30, 12 बजे क्लास ले रहा है। मेरे को रात में क्लास लेने में बहुत मजा आता था पहले, अभी भी आता है, पर पहले की बात अलग थी। फैमिली थी नहीं ज्यादा बड़ी, अकेले थे, कर लेते थे। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे कोई बहाना भी बनाना होगा तो बहाना भी बनाऊंगा तो मैं क्लास को पोस्टपोन अगले दिन करूंगा ना। मैं रात को क्यों क्लास लूंगा? क्योंकि रात में क्लास लेना मेरे लिए अब पॉसिबल नहीं होता है, मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। ऊपर से बच्चे भी कम होते हैं, तो मेरे माइंड में ये भी चलेगा कि अरे यार बच्चे भी कम होंगे, व्यूज भी कम मिलेंगे, छोड़ो ना यार, कौन दिखता है, हटाओ, अगले दिन ले लेंगे। हाँ, मतलब कोई ना कोई मजबूरी रही होगी तो ही मैं रात में क्लास ले रहा हूं, ठीक है। जिस वजह से मैं अपनी फैमिली को नाराज कर रहा हूं, मैं अपने शरीर की बैंड बजा रहा हूं, मैं अपने शरीर की बैंड बजा रहा हूं। तो ऐसे केस में कोई बच्चा आके यहां ये लिखे कि नहीं नहीं सर तो झूठ बोल रहे हैं, सर ने कोई क्लास कैंसिल लाइट के चक्कर में नहीं की थी, पावर कट के चक्कर में नहीं थी, कुछ और केस था, तो सोचो कितना बुरा लगता होगा यार कि अरे यार, अगर मुझे बहाना ही बनाना होता तो मैं क्लास को पोस्टपोन करता नेक्स्ट डे। मैं यहां नहीं अपनी मरा रहा होता अपनी फैमिली को नाराज करके, है ना। तो मैं जस्ट, मुझे सिर्फ आपको, मुझे आपसे कोई प्यार नहीं चाहिए इसके बदले, बट क्या होता है कभी कोई स्टूडेंट ना बिना सोचे समझे कुछ भी लिख देता है ना, तो बहुत हर्ट होता है, लगता है अरे यार क्या यार। और स्पेशली वो बच्चा अपने से ही पढ़ा हो, मान लो अपना ही स्टूडेंट अगर अपने बारे में ऐसे करे ना, फिर लगता है यार क्या मतलब, क्या फिर क्या ही मतलब है। चलो एनीवेज, लेट्स एंड दिस टॉपिक विद दिस लास्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन अगर आया तो तुम परेशान हो जाओगे, तुम परेशान हो जाओगे। तो इसीलिए पहले क्वेश्चन देख लो, अच्छे से समझ लो, अच्छे से सुन लो, अच्छे से समझ लो। XY Limited has wholly owned subsidiary BC Limited. XY Limited wholly owned subsidiary BC Limited. The group, अब पढ़ के क्वेश्चन पढ़ के लगेगा अरे भाई क्या ईसॉप के क्वेश्चन में ये ग्रुप कैसे आ गया, सब्सिडरी कैसे आ गया। बहुत इजी है। प्रिपेयर्स कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ग्रुप कंसोलिडेशन बनाता है। XY लिमिटेड इन इट्स सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज इनकर्ड लॉस। अब क्या है, होल्डिंग कंपनी का खुद का लॉस चल रहा है, पर कंसोलिडेशन में वो प्रॉफिट दिखा रही है, क्योंकि सब्सिडरी का अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो सिंपल है, होल्डिंग कंपनी खुद लॉस मेकिंग कंपनी है, पर जब वो सब्सिडरी को मर्ज करती है तो ओवरऑल चीजें प्रॉफिट में बदल जाती है। 40 लाख का प्रॉफिट हो गया कंसोलिडेशन में, ठीक है। तो होल्डिंग के इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 2 लाख का लॉस है, पर कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 40 लाख का प्रॉफिट है। होल्डिंग कंपनी के शेयर्स कितने हैं? 5 लाख शेयर्स है। फर्दर इट हैज ग्रांटेड ऑप्शन टू द इक्विटी शेयर्स एज एट दैट डेट। ऑप्शन बेटा, ऑप्शन मतलब ईसॉप, मतलब पोटेंशियल। In respect of such option, 1 lakh shares are considered to be the shares issued for no consideration. Very good, हमारा काम आसान कर दिया। ये बोल रहा है 1 लाख शेयर्स को तुम पूरा पोटेंशियल मान लो, क्योंकि वो 1 लाख शेयर्स पे कोई हम कंसिडरेशन नहीं ले रहे, ठीक है। देयर आर नो चेंज इन इनकम और एक्सपेंस विच आर एक्सपेक्टेड, ठीक है। कैलकुलेट बेसिक एंड डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर फॉर XYZ फॉर द सेपरेट एज वेल एज फॉर द ग्रुप। तो एक इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमें करना है और एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करना है। ये करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा ज्ञान देना चाहूंगा। मैंने ये क्वेश्चन यही सॉल्व कर रखा होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये रहा। मैं आपको एक छोटा सा ज्ञान देना चाहूंगा, सुनिएगा। जब भी लॉसेस हो ना, जब भी लॉसेस हो, तो DEPS की वर्किंग में पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स को कंसीडर मत करना। क्या बोले सर? अगर तुम लॉस में हो और DEPS निकाल रहे हो, तो DEPS निकालते वक्त तुम सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर्स को डिवाइड रखना, पोटेंशियल मत रखना।
सर क्यों? अगर तुमने पोटेंशियल रख दिया तो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर आ जाएगा, सॉरी एंटी डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। मैं तुम्हें प्रूफ करके बताता हूं। देखो एक्स वाई जी का सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक्स वाई जी का कंसोलिडेशन। सेपरेट में वो 2 करोड़ के नुकसान में है, लॉस 2 करोड़ के नुकसान में है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, क्योंकि बेसिक निकल रहा है। ऑर्डिनरी शेयर्स कितने उसके, कहां गया, 5 लाख, तो डिवाइडेड बाय 5 लाख, तो ये 40 आ गया। यहां कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या बोला, अगर लॉस है, हाँ लॉस है, और डीईपीएस निकल रहा है, नहीं बेसिक ईपीएस निकल रहा है, छोड़ो छोड़ो। अगर लॉस है, डीईपीएस निकल रहा है, तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर को मत कंसीडर करना। तो सुनो, डीईपीएस निकल रहा है, लॉस है, पोटेंशियल मत लेना, सिर्फ ऑर्डिनरी लेना। देखो जी मैंने ऑर्डिनरी लिया है, मैंने ईसॉप्स लिया ही नहीं है, जबकि ईसॉप्स 1 लाख के थे, 1 लाख के ईसॉप्स थे, मैंने लिया ही नहीं। सर क्यों? देखो ले लो, ले लो, तुम ले लो। इमेजिन करो कि अगर तुम यहां 6 लाख करते, क्योंकि 5 लाख तो ऑर्डिनरी था और 1 लाख ईसॉप जो कि पूरा पोटेंशियल था, तो सोचो कितना आता, 2 करोड़ डिवाइड बाय 6 लाख, ये आता 33.33 नेगेटिव। सो गाइस इट इज एन एंटी डाइल्यूटिव, सी दिस, इट इज एंटी डाइल्यूटिव। बेसिक -40 एंड डाइल्यूटेड -33, मतलब विच इज मोर देन बेसिक, जो कि हो ही नहीं सकता। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या, अगर लॉस हो और डाइल्यूटेड निकाल रहे हो, और मतलब एंड वाला, और अगर लॉस है एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकल रहा है, तो डिनोमिनेटर में पोटेंशियल मत लेना, ठीक है। पर यही देखो, अब कंसोलिडेशन में आओ, कंसोलिडेशन में पूरे ग्रुप का प्रॉफिट है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स होल्डिंग कंपनी के। सर कंसोलिडेशन में हमने नंबर ऑफ शेयर सब्सिडरी के क्यों नहीं लिए? ओ गधेड़े, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी होल्डिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। अगर तुमने कंसोलिडेशन का चैप्टर पढ़ा है, तो जो तुम फाइनल बैलेंस शीट बनाते हो, उस बैलेंस शीट में तुम इक्विटी कैपिटल सिर्फ होल्डिंग का लिखते हो, क्योंकि सब्सिडरी का इक्विटी तो तुम्हारे सीओसी में चला जाता है ना। हाँ, तो प्रॉफिट है डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, बेटा प्रॉफिट है। मैंने बोला था अगर लॉस है और डीपीएस निकल रहा है, डीपीएस तो निकल रहा है पर लॉस है ही नहीं, लॉस है डीपीएस निकल रहा है, तो पोटेंशियल मत लेना, बेटा प्रॉफिट है, पोटेंशियल लेना पड़ेगा, पोटेंशियल लेना पड़ेगा। और ये उससे कम ही आया, चलेगा। दिस इज द केस। यहां अगर मैं 6 लाख लेता तो कितना आता, 33.33 माइनस में, विच इज बेटर, विच इज गुड देन दिस 40, जबकि डाइल्यूटेड ईपीएस शुड बी वर्स्ट देन द बेसिक। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। सो सिंपल मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर डीईपीएस निकाल रहे हो और लॉसेस हैं, अर्निंग में लॉसेस हैं, तो डिवाइडेड बाय, डिवाइड के अंदर मतलब डिनोमिनेटर में पोटेंशियल इक्विटी शेयर मत लेने का, चाहे तुम एसएफएस का कर रहे हो चाहे कंसोलिडेशन का कर रहे हो। बस बेटा यही क्वेश्चन था। अब मैंने कहा ना, बहुत सारे बच्चे हो सकता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन से फैमिलियर ना हो। गाइस खत्म। और जब खत्म हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, हमारा AS20 हो गया स्वाहा, एडवांस अकाउंट्स की जय। चलो गाइस, ये था हमारा AS20। आई होप मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया होगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, अच्छा लगा कमेंट करिएगा, अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में अगले AS के अंदर, ठीक है। थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, लव यू ऑल एंड गुड नाइट, शब्बा खैर।